Hello student, today we discuss a very important topic that is called vector analysis. वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का और आपको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक क्वांटिटी होती है जिसे कि हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और एक जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को बोलते हैं हम लोग अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ठीक है, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर और एक स्केलर। देखिए, दोनों क्वांटिटी में जो कॉमन चीज़ है कि दोनों क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड जो होता है वो कॉमन होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी में क्या होता है, परिमाण। परिमाण दोनों ही क्वांटिटीज़ में क्या है, कॉमन चीज़ है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है कि डायरेक्शन नहीं होती है। क्या नहीं होगी, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट होता है। इसको एग्जांपल से आप समझिए। जैसे देखिए, जैसे बोल रहा है कि एक इंसान जो है वर्क किया हुआ है, 10 जूल का वर्क किया है। तो वर्क तो कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, ये इसमें क्या है, क्लियर नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्क यानी कार्य जो है एक कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, वर्क के बाद आप आ जाइए स्पीड में जैसे हमने कहा कि एक गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रही है ये इसमें कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो स्पीड भी क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ऐसे डिस्टेंस क्या है, एक इंसान ने बहुत लंबा सफ़र तय करते हुए आ गया, कितना 10 किलोमीटर मान लेते चल के आया, 10 किलोमीटर वो चल के आ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल के आ रहा है ये इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस इसमें सब में क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन इन सब में नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो किस क्वांटिटी में आती हैं, फिर स्केलर क्वांटिटी में। जब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हमने बोला कि हमने फोर्स लगाया हमने 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया वेस्ट डायरेक्शन में। तो 5 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और किस डायरेक्शन में लगाया, वेस्ट डायरेक्शन में लगाया। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद इसमें आ जाता है इस डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक इंसान जो है, डिस्प्लेसमेंट वो 10 मीटर ईस्ट से चल के आ रहा है। तो 10 मीटर ईस्ट में चला है, तो इसमें क्या देखिए, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो और जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की एक बाइक है जो 10 मीटर पर सेकेंड से अप साइड ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखिए, दोनों क्वांटिटीज़ में कॉमन चीज़ ये होती है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों में क्या कॉमन है, मैग्नीट्यूड कॉमन है। दोनों में मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही प्रेजेंट होता है। जैसे आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो पढ़ वो रहा है और बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो उसके अंदर है, लेकिन किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, किसके लिए पढ़ रहा है वो उसको क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो किस क्वांटिटी में आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी में। क्यों, क्योंकि वो पढ़ रहा है कि मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, या किस लिए पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या है इसमें क्लियर नहीं, तो डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी से। लेकिन एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि मेरे को बोर्ड का एग्जाम फेस करना है और मैं उसके हिसाब से पढ़ूंगा बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि मतलब वो पढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, बोर्ड तरीके से पढ़ रहा है, बोर्ड पेपर के लिए पढ़ रहा है, पहले फोकस करेगा बोर्ड पेपर की तरफ। तो कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ किस क्वांटिटी में आती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे हमने बोल दिया कि हमारा एक फोर्स है, जो फोर्स एक बॉडी है, एक बॉडी पे हमने क्या किया है कि 10 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया है। ठीक है ना, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है ना इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें देखिए क्या होता है, वेक्टर जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन बनाते हैं। लाइन होती है, जो लाइन ये आप खींच रहे हैं ये मैग्नीट्यूड को शो करती है, और ये जो बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन शो करता है। यानी एक टेल होगी और एक क्या होगा, हेड ऑलवेज शो करेगा किसको, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा, लाइन को। तो जैसे हमने कहा कि एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई है 10 न्यूटन ईच, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10
सेंटीमीटर या 10 मीटर की आपको लाइन खींच देनी है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, जैसे ये फोर्स है तो फोर्स हम लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे 10 न्यूटन और ईस्ट, इसका मतलब इस तरह से बना दीजिए और ये क्या बना दीजिए, इस डायरेक्शन बना दीजिए। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। जैसे एक बॉडी है, वो बॉडी ट्रेवल करते हुए वेलोसिटी उसकी है 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो होगी वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और किसमें, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड जब वेलोसिटी पर ये हमने वेक्टर साइन को ओपन कर दिए तो इसी को रिप्रेजेंट करता है क्या, वेक्टर है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर में देखिए क्या है कि जैसे पहला वेक्टर इक्वल वेक्टर है, तो देखिए इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि जो इक्वल वेक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, जैसे हमने एक वेक्टर खींचा, हमने कहा कि ये 10 न्यूटन का है, ये भी वेक्टर दूसरा जो है वो भी कितने न्यूटन इसमें है, 10 न्यूटन में। तो वेक्टर ए भी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बी भी क्या है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अनइक्वल वेक्टर क्या हो सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसका डायरेक्शन क्या हो, इक्वल ना हो। जैसे हमने कहा कि एक वेक्टर, जैसे समझिए अनइक्वल वेक्टर में जैसे हमने बोल दिया कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है जो 10 न्यूटन ईस्ट है, और एक वेक्टर बी है जो 10 न्यूटन क्या है, साउथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए तो 10 न्यूटन ठीक है ईस्ट है, और वेक्टर बी जो है वो 10 न्यूटन साउथ है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में तो सिमिलर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर में देखिए क्या होता है कि जैसे वेक्टर ए हमारा है और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी जो नहीं कि इसमें देखिए, इसमें क्या है कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। आप इसकी टेल को क्या करिए, टेल की तरफ ट्रेवल करवाइए, दोनों के बीच में एंगल देख लीजिए 0 डिग्री का। तो इसमें देखिए जरूरी नहीं होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, इक्वल हो। इसमें क्या है, जैसे वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर ए है हमारा, और ये क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए से छोटा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और इनके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 0 डिग्री का। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर, अब देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर में जैसे वेक्टर ए जो है हमारा इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड, जिसमें मेन आप समझिए कि इसमें डायरेक्शन क्या होती है, सिमिलर नहीं होती, डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी अपोजिट होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसकी टेल से इसकी टेल को मिलाऊं तो समझिए कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ऑलवेज 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है ना। अब इसके बाद ये कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है कि कोलिनियर वेक्टर में जैसे वेक्टर ए है, फिर वेक्टर बी है, ये सब वेक्टर क्या होंगे, एक लाइन में आपस में ट्रेवल करते रहेंगे। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर देखिए क्या होता है कि कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक प्लेन में आ जाए। जैसे देखिए बोल्ड है, ये बोल्ड हमारा क्या एक प्लेन है। अब जैसे ये समझिए कि जैसे ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर ये बी है, इस दोनों वेक्टर को हमने आपस में क्या किया, ज्वाइंट किया, और ज्वाइंट करने के देखिए हम इसमें क्या करें, इसको बोल्ड पे ले जाएं। तो बोल्ड, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इस प्लेन में आ जा रहे हैं। तो जब दो वेक्टर किसी प्लेन में आ जाएगा तो ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। और एक आपको बात भी याद रखिए कि कोप्लेनर यानी 2 वेक्टर जो होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, कोप्लेनर ही होंगे। जैसे देखिए ये 2 वेक्टर हैं, अब इस 2 वेक्टर को मैं चाहे जैसे भी रख लूँ, जैसे मन चाहे। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये 2 वेक्टर हैं तो मैंने इसको ऐसे रख लिया, तो देखिए सरफेस है, इस सरफेस पे 2 वेक्टर आ गए, ठीक है ना। अभी मैं इन 2 वेक्टर को उठा करके ऐसे रख दूं तो ये भी क्या हुआ, ऐसे आ गए। तो 2 वेक्टर हमेशा क्या हो सकते हैं, एक कोप्लेनर वेक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे 3 वेक्टर की बात कर लें, अब जैसे एक वेक्टर और है, मान लेते हैं एक वेक्टर और है, इसमें वेक्टर को भी हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर भी देखिए क्या है कि इस प्लेन में अगर मैं रखना चाहूँ तो इस प्लेन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होंगे, जरूरी नहीं। जैसे अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, इस तरह से। तो देखिए ये 2 वेक्टर तो प्लेन में है, लेकिन जो तीसरा वेक्टर है वो क्या है, प्लेन में नहीं है। ऐसे रख लीजिए, या मैं ऐसे रख लूँ तो देखिए नीचे के 2 वेक्टर प्लेन में है, लेकिन ये तीसरा वेक्टर क्या है, प्लेन में नहीं है। तो 2 वेक्टर कभी भी, 3 वेक्टर कभी भी जो है प्लेनर हो भी सकते हैं और प्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। 3 वेक्टर प्लेनर क्या हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्करेंट में क्या होती है कि ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो पहले इसके पहले जी
अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्यूरेंट वेक्टर क्या होते हैं। देखिए कॉन्क्यूरेंट वेक्टर जो है मेनली आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स में बहुत सारे फोर्स मिलेंगे। जैसे हमने क्या बोला, ये सब एक पॉइंट्स होने चाहिए। किससे होने चाहिए? एक पॉइंट से कॉन्क्यूरेंट। जैसे हमने कहा कि एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो कहने का मतलब तीनों जो फोर्स हैं वो तीनों फोर्स सब क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट से स्टार्टअप ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कॉन्क्यूरेंट वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इनकी खास बात होती है कि डायरेक्शन में कैसे होते हैं? आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर में जैसे मैं आपसे कहूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे हमारी देखिए पोजीशन है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड हमारी अपोज बाहर की तरफ है। तो इस पॉइंट ओ से पॉइंट एक्स की तरफ हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जैसे कोई बॉडी है वो ओ से एक्स की तरफ क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो हमने क्या बना दिया? इस पे एक यूनिट वेक्टर बना दिया कि बॉडी किधर से ट्रेवल कर रही है? ओ से एक्स की तरफ बॉडी ट्रेवल कर रही है। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करेगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस पे हमारा यूनिट वेक्टर हमारा मान लेते हैं क्या है? आई कैप। तो यूनिट वेक्टर स्पेशली क्या होते हैं? कैप्स में, जैसे आई कैप हुआ, जे कैप हुआ और के कैप हुआ। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो अभी वेक्टर एनालिसिस के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक की दो